अच्छा जी, मीटिंग अपडेट का इसने मुझे कह दिया 10 मिनट्स का, हम स्टार्ट करते हैं। अगर मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी तो आपको पता है कि हमारा वही प्रोसेस है, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, राइट। अच्छा जी, हम आज Yes, पढ़ रहे sir. हैं थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया विच इज पर्निशियस एनीमिया। और वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर विद यू इज दैट मोस्ट ऑफ द एनीमिया केसेस जितने भी आएंगे उसमें दो बेसिक चीजें आ रही होंगी। एक नंबर वन इज B12 की डेफिशिएंसी, नंबर सेकंड इज फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। जैसा कि हमने फर्स्ट जो ए प्लास्टिक एनीमिया में पर देखा था कि लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो, मतलब बोन मैरो की डेवलपमेंट की वजह से WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो रहे थे। सो दैट्स वाई डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया हो रहा था, विच मीन्स दैट के वो जो एनीमिया के टाइप है वो ए प्लास्टिक एनीमिया है, राइट। मैं ज़रा ओवर भी देता जरूर। सेकंड हमने देखा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें हमने देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ B12 है, उसकी वजह से कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड उस पेशेंट को हम कहेंगे कि वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट। नंबर थर्ड आज हम पढ़ने, इसका नाम है पर्निशियस एनीमिया। अब इसको अगर हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करें तो वन ऑफ द बेसिक थिंग जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो मैं लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था, वो बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर क्या था। वो इंट्रिंसिक फैक्टर ये था कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे लैकिंग आ जाए तो वो बेसिकली टाइप होगी, वो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि failure of intrinsic factor production, so vitamin B12 is not absorbed, this result in pernicious anemia। सिंपल वही चीज है, उसी की कंटिन्यू होती है। कॉजेज में आप देख लें सेम एज दैट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। सो बेसिक टू थिंग्स हैं जिसकी वजह से एनीमिया यू कैन से कि पेशेंट को हो सकता है। आप उसके पीछे कॉजेज कौन से वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमने देखा कि अगर बोन मैरो की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो ये प्लास्टिक एनीमिया आ गया। मेगलोब्लास्टिक में हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट आ गई। अब थर्ड वन में हम देख रहे हैं क्या जी, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेवलपमेंट के साथ साथ जो विटामिन B12 है उसकी भी डेफिशिएंसी इसके अंदर रिपोर्ट हो रही है। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया आर लेस सिक देन दोज सफरिंग विद डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, अब ये जितने भी आगे आ रही हैं पेशेंट कंप्लेंट्स, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पेशेंट को सिम्टम्स हैं बेसिकली जो पेशेंट को आते हैं, लाइक जिसमें उसे वीकनेस हो रही होती है, वेट लॉस हो रहा होता है, डिस्पीनिया होता है। डिस्पीनिया बेसिकली क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसको हम बोलते हैं ये पेशेंट को डिस्पीनिया हो गया। इस चीज को अंडरलाइन कर ले, समटाइम टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। And the third one, last one, skin and mucus. Number one are face. The surface of the tongue is usually smooth and atopic, but sometimes it is red and inflamed. Spleen may be palpable. Basically इसमें जो क्लिनिकल फीचर में आपने इसकी जो मैं चीज़ अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिम्टम इसको हाईलाइट करना है। लाइक वीकनेस पेशेंट को होगी, उसको वेट लॉस होगा, डिस्पीनिया होगा, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें पेल आ सकती है, राइट। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है हमारे पास, आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये जो भी प्रॉब्लम या डेफिशिएंसी जिसकी वजह से पेशेंट को स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया हो रहा है, अगर हम उसको ट्रीट कर लें तो वो उसकी ट्रीटमेंट है। लाइक वी कैन से दैट द एनीमिया इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सीकोबाल्मिन 100 माइक्रोग्राम, NC बोलते हैं, NCG, इंट्रामस्कुलरी टोटल ऑफ 4000 to 6000 ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक। जैसे कि देखें राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है, आपको नजर आ रही होगी डायग्राम, जिसके ऊपर मैंने अभी टिक की है। इसमें भी आप देख सकते हैं 1000 NCG माइक्रोग्राम पर ml इंफ्यूज, क्या है जी, B12 की डेफिशिएंसी को ये ओवरकम करता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो बेसिकली काज है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी टाइप का एनीमिया पेशेंट को हो रहा है, उसका अगर हम रिवर्सल या उसका ट्रीटमेंट रिजॉल्व कर लें तो उसको हम कहेंगे ये पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल। सेकंड, जैसा कि पहले B12 की डेफिशिएंसी देखी हमने, अब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की अगर हम बात कर रहे हैं
उसको हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो क्लिनिकल फीचर्स में सेकंड लास्ट लाइन है उस पे ये है द सरफेस ऑफ द टंग इज यूजुअली स्मूथ एंड एयरट्रोफिक। तो और एयरट्रोफिक का मीनिंग क्या होगा? किसी भी वर्ड के साथ ए का वर्ड लग जाए तो वो उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब ए या टॉपिक क्यों, हाँ ए, अब किस वर्ड के ऊपर है, किस लाइन के ऊपर है, काइंडली मुझे आप बताएंगे। सेकंड लास्ट लाइन क्लिनिकल फीचर्स में। surface of its tongue is usually smooth and atrophic but sometimes it is red। ये इसकी बात कर रही हैं आप? यस सर। एट्रोफिक, एट्रोफिक। जी जी सर, इसका मीनिंग बता दें। डैमेज ऑफ द टिश्यूज हो सकता है टंग। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी, एट्रोफिक बेसिकली होता है कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उससे बोलते हैं बेसिकली वो एट्रोफिक। अगर वो टंग का है तो मसल जो हैं वो यूजली स्मूथ होंगे, और एट्रोफिक से मुराद ये है कि उसके जो टिश्यूज हैं टंग के, या मतलब उसके टेस्ट डेवलपमेंट है, कोई भी चीज़ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलेंगे ये एट्रोफिक है, राइट। सर और इसकी लास्ट लाइन स्प्लीन में भी पल्प एबल, इसका मीनिंग जी, क्या होगा? पल्पेबल बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके, अब बेसिकली ये स्प्लीन कहाँ पे अवेलेबल होती है, जो हमारा अब्डोमिन है उसके नीचे अवेलेबल लेफ्ट साइड के ऊपर। पल्पेबल का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी है, या वी कैन से दैट के पेशेंट जो उनसे है उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई हिस्ट्री है उसकी, मतलब जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से उसके वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है B12 की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, राइट। यस इसका ये भी सर। हो सकता है कि हम उसको फील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको छू सकते हैं। ओके, यस सर। चलें खुदा आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पैल्पेबल का मतलब ये होता है कि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन में इसको टच करते हैं तो स्प्लीन के बड़े होने की वजह से आपको महसूस होती है। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसके अंदर। जी हाँ, क्योंकि इसमें स्प्लीन बड़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ऐसा अगर स्प्लीन बड़ी ना हो तो वो पैल्पेबल कभी भी नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली पैल्पेबल साइज, उसी वक्त होती है मैंने यही कहा ना, इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसके अंदर, स्वेलिंग होती है, जी हाँ जी। टच करके चेक कर सकते हैं आप। ओके सर। ओके, उसके बाद जी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी anemia. This is the type of megaloblastic anemia due to the deficiency of folic acid। हमने उसके अंदर भी देखा था कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर की B12 की डेफिशिएंसी हो रही थी, उसके साथ साथ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी रिपोर्ट हो रही, तो वो जिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। काजी सेम है जैसे कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, ये बेसिकली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को डिवाइड कर दिया हुआ है पर्नीशियस एनीमिया के अंदर और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। तो इसलिए उसकी जो काजेज हैं या उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप देख सकते हैं कि सेम लाइक अबव। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि पेशेंट को जो है वो अभी जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो चीज़ें आ रही होती हैं वो उसके क्लिनिकल फीचर हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पेशेंट विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी एसिम्प्टोमेटिक इफ द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इज सीवियर। ये सीवर नहीं है, स्वेयर है, आगे ई लगेगा यहाँ, ठीक है। ही मे प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर सिंस द malnutrition that is responsible for the folic acid deficiency also produce other deficiency as well. Most of the cases the patient may appear obviously malnourished. The onset of anemia is associated with the non-specific symptoms and such as weakness, weight loss, easy fatigue. Some patients also give the history of lack of
डेफिशिएंसीज हैं, बस इसमें तो वो बता रहा था फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपके माइंड में मतलब वो हो जाए कि बात होगी कहाँ पे एंड होगी है। ऐसे ऐसे ही सर। मैं आपको बता दूँ, नो इशू है। नंबर 1 नंबर सेकंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। आप काइंडली म्यूट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है सर असल तो आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। एक्चुअली यार मेरे पास हैंड फ्री नहीं है आज अनफॉर्चुनेटली, तो शायद इसलिए कौन सा वो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो अगर अपने आप को जरा म्यूट कर लेंगे तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें पर्नीशियस एनीमिया में देखते हैं कि वो डेफिशिएंसी B12 की विटामिन B12 की वजह से हो रही है, तो वो पर्नीशियस एनीमिया है। इसकी जो काजेज हैं वो सेम है, जस्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो वी कैन से दैट कि पेशेंट को ये टाइप जो सी है वो मेगालोब्लास्टिक की फर्दर टाइप है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें देखना है कि पेशेंट को कौन कौन सी कंप्लेंट्स या कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है वीकनेस आती है, वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, डिस्कीनिया हो जाता है। उसके बाद साथ साथ पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है, स्किन की आ रही होती है, जैसे मेम्ब्रेन जो सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो सी है वो तेल आ रहा होता है। जैसे कि पहले भी एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन रेज किया था एट्रोपिक क्या है, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो बेसिकली वो सारी जो सी हैं वो शेयर किया है मैंने आपसे। स्प्लीन में भी पल्पेबल मतलब क्या है कि जैसे कि एक स्टूडेंट थे हमारे मिराज, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर मिराज। एंड उसमें हमने देखा ये कि स्प्लीन जो सी है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो आप टच करके उसको फील कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें, मैं हमेशा और अगेन वही बात को रिपीट करूंगा कि जो पेशेंट को काज है जिस वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है वही उसको अगर हम ट्रीट कर लें तो वही इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जैसे कि अगर B12 की डेफिशिएंसी आ रही है पेशेंट में तो पर्नीशियस एनीमिया है, तो उसका ट्रीटमेंट और कि हम उस डेफिशिएंसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हम रिड्यूस कर सकें, तो इंजेक्टेबल के साथ या तो मेडिसिन के साथ। उसकी ट्रीटमेंट के लिए IM इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो हम उस पेशेंट को रिकमेंड करेंगे 4000 to 6000 माइक्रोग्राम। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो अगर पेशेंट के कॉजेज की बात करते हैं तो सेम एज एनीमिया है। तो बात करें इसमें जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं वो आपको मैं शेयर करता चलूँ कि पेशेंट को वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, फटीग जो होती है पेशेंट को होगी, उसके साथ साथ उसकी जो कंसंट्रेशन मतलब इसकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, पेशेंट की जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। बात करते हैं इसका मतलब ये है कि पेशेंट को नींद नहीं डॉक्टर या मेरा है वो नहीं आ रही क्या 15 डेज तक अगर कंटिन्यूस पेशेंट को नींद ना आ रहा हो तो पेशेंट मतलब इंसोम्निया का हो सकता है। अब इसका मतलब ये है इंसोम्निया के सर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है या कोई मतलब आप वी कैन से दैट कि कोई अस्सलाम वालेकुम सर, अगर इजाजत दें तो मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, B12 और फॉलिक एसिड। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जब आपको कहेंगे कि B12 डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, वो मेगालोब्लास्टिक है। फॉलिक एसिड कौन सा है, वो भी मेगालोब्लास्टिक है। तो दसिंग में मेगालोब्लास्टिक में B12 है और फॉलिक एसिड है। सेकेंडली जो कि पर्नीशियस एनीमिया होता है उसमें जस्ट B12 की डेफिशिएंसी होती है। साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सब एनीमिया में ऑलमोस्ट सेम है। कोई भी चीज
पैल्पेबल में जो चीज होती है, कोई भी चीज अपने साइज से जब इंक्रीज कर जाती है बॉडी के अंदर, तो जब आप उसको टच करते हैं दैट इज पैल्पेबल। उसमें वो बाय इंफ्लेमेशन भी हो सकती है, बाय एनी रीजन भी हो सकती है, उसमें फैट भी हो सकती है डिपॉजिट। जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो पैल्पेबल होगी, दैट इज द मीन बाय द पैल्पेबल। वो इंफ्लेमेशन से होती है, किसी भी चीज से हो सकती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई कैन आस्क, आई कैन गिव द आंसर। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि पल्पेशन जो है वो किसी भी चीज के इंक्रीज करने से, इन्फ्लेमेशन की वजह से पल्पेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बीपी लेते हैं, तो उसमें दो तरीके हैं, आस्कल्टेटरी और पल्पेटरी। जब हम पल्स को फील करते हैं उसमें कौन सी, ना उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है ना उसका कोई साइज इंक्रीज होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको पल्पेशन कह रहे हैं। आप टर्मिनोलॉजी पैल्पेबल है। पैल्पेबल मीन आपकी फिंगर से आप जिसको महसूस कर सकें, विच इज इंक्रीज्ड and feel by your fingers. This is exactly encyclopedia meaning of palpable. ठीक है जी। आपकी जब पल्स ब्लिंक करती है, आप जब ऊपर उठेगी तो उसको आप फील करेंगे, अगर वो उठे ही गई नहीं आप उसको फील नहीं कर सकते। तो जब ब्लड थ्रो करता है ऑल द बॉडी, ठीक है जी, सिस्टोलिक ब्लड, तो वो पैल्पेबल होता है। जब आपकी जो वेन है, रेडियल वेन, वो उठेगी, प्रेशर आएगा, तो वो फिर आपको पैल्पेबल होएगी। दैट इज कॉल्ड, दैट व्हाई दैट इज कॉल्ड द पैल्पेबल, आपकी पल्स। तो इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक पैल्पेबल वो ही चीज होती है जो कि उभार पैदा कर रही हो। उभार आपकी किसी भी वजह से पैदा हो सकता है। अच्छा, ये पर्नीशियस एनीमिया के अंदर ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ रही है आगे, ये इसी का पार्ट है? अच्छा जी, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है, इसमें अगर आप इसको पढ़ें, बेसिकली ये सारी चीजें तो डॉक्टर असद बताएंगे, बट आई कैन हेल्प यू। आपको उनकी आवाज नहीं आ रही, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग। It's good for you. अच्छा, पर्नीशियस एनीमिया में जस्ट मेन अगर आप इसको देखें तो B12 की डेफिशिएंसी होती है, जबकि मेगालोब्लास्टिक में आपकी B12 की भी होएगी और फॉलिक एसिड की भी होएगी। एनी क्वेश्चन? तो सर फिर ये दोबारा से उन्होंने फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को दोबारा से आगे आ रहा है, अलग से क्यों उसको किया है? अगर वो just let me make your concept clear। मेरा मकसद था कंसेप्ट को क्लियर करना। मेगालोब्लास्टिक, आप पहले मेगालोब्लास्टिक को सोचें। मेगालोब्लास्टिक में B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी जी, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि कौन सा एनीमिया मेगालोब्लास्टिक है, तो मैं कहूंगा B12 डेफिशिएंसी एनीमिया मेगालोब्लास्टिक है। ओके। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया मेगालोब्लास्टिक है। ओके, वाइस वर्सा हो गया ना। जी, आप लिखे ना मेगालोब्लास्टिक, उससे सामने लिखे B12 और फॉलिक एसिड लिखे। आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो आपको मेगालोब्लास्टिक नजर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज अ सिंपल आंसर। ठीक है, थैंक यू। Excuse me, Niraj? यस सर। आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज आस्किंग क्वेश्चन, सो आई गिव अ रिप्लाई। माइट बी आई एम करेक्ट और नॉट, यू कैन हेल्प मी आउट। ओके, नो इशू एट ऑल। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नेट का प्रॉब्लम था, मेरे पास हैंड फ्री नहीं एक्चुअली ना आज। राइट।
अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हैंड ही नहीं है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर मिराज साहब ने आपको बता दिया है तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, काइंडली जो चीज़ मैंने हाईलाइट कराई है आप इसको एटलीस्ट कीजिएगा, ताकि अगर 5 मार्क्स का आपको एग्जाम के अंदर पेपर आता है तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते Excuse me, sir. Yes, sir. ओके सर। बोले बोले। सर ये लड़के ने क्वेश्चन किया है एक पल्पेशन और अस्कल्टेट का, जी जी इनमें क्या डिफरेंस होगा? अभी आपको मिराज साहब ने बताया था ना, मेरी आवाज का सर- प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स व्हाई उन्होंने टेक ऑन कर लिया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया लेकिन मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं किया उन्होंने, मतलब सेटिस्फाई मेरी नहीं बात हुआ। सुनो, मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो भी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको आसान वर्डिंग बता देता हूँ। जी जी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन्होंने ये जिस चीज को इंडिकेट किया है कि जिस चीज का उभारना जिसको आप फील कर सकते हैं वो पेल्पेशन है, ठीक है। मतलब अभी फिंगर आपने टिप्स आप ब्लड जिसकी प्रेशर की जिसकी बात की थी, ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो आप अपनी नर्व्स को फील करते हैं। डॉक्टर जोन्स है वो आपकी पल्स रेट ले रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो पेल्पेशन है। वो बेसिकली यही चीज है कि उसको फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो चीज है उसमें कोई चेंजेस आ रही है, उसमें पेल्पेशन आ रही है, उसमें कोई उभार आ रहा है, या वो एक नॉर्मल रूटीन से हट के मूव कर रही है। ठीक है, पल्पेशन में क्या उभार को लाजमी है? उभार से मराद यार मतलब उभार हम से ये तो नहीं होता ना कि मतलब पल्स रेट हम चेक पल्स रेट आप फील नहीं करते हो, आप पल्स रेट फील करते हो, क्या फील कर रहे होते हो कि पेशेंट को अगर 1 मिनट के अंदर 72 उसकी पल्स रेट या उसकी जो नब्ज हैं वो मूव करती है, या वो फील करते हो आप उसकी पल्स को, तो विच मींस दैट कि पेशेंट का जो पल्स रेट नॉर्मल है। अगर उसका बिलो या अप है तो पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लिटिल बिट अप एंड डाउन हो जाता है सम टाइम ब्लड प्रेशर या कोई अदर फैक्टर्स की वजह से। वो पल्पेशन बेसिकली यही होती है कि कोई चीज नॉर्मल से हट के अगर कोई बिहेव कर रही है, वो पल्पेशन है इन शॉर्ट। जी सर, अगर मतलब आप इसको रिलेट कर रहे हो स्प्लीन के साथ, तो स्प्लीन का मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आप अभी बात कर रहे थे, सर मैं आपकी आपको बात समझ रहा हूँ सर, मुझे बात समझ आ गई, लेकिन उन्होंने डिफाइन किया कि किसी चीज को उसमें उभार होना, इसको हम पल्पेशन, मेरे ख्याल में पल्पेशन का मतलब ये होना चाहिए ना कि किसी चीज को अगर आप फिंगर टिप से आप फील कर रहे हैं, ये पल्पेशन होती है। देखिए भाई मेरी बात सुने, बात उनकी भी ठीक है। बात ये होती है कि वर्डिंग का क्या कहते हैं उसका यूज होता है ना। बेसिकली उन्होंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपको बताया है, उन्होंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बता दिया, लेकिन क्योंकि वो एज ए टीचर नहीं है, वो उन्होंने कभी आपको ऐसे मतलब आप लोगों को माइंड को अंडरस्टैंड नहीं किया, इसीलिए उनको वर्डिंग में भी बनाने में ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मैंने उनकी बात प्रॉपर सुन नहीं सका अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय और प्रॉब्लम। आजकल लेकिन उनकी जो बात डेफिनेटली ठीक होगी, क्योंकि उनसे पहले जो मैंने उनकी बात सुनी थी उसमें वो आपको कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं बेसिकली। सर उन्होंने यही कहा था कि आप अपने फिंगर टिप से जिस चीज को महसूस कर सकते हैं। सर उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन वो क्योंकि आज आवाज का इतना मसला है कि वो ऊपर नीचे हो रही है, कुछ आवाज आ जाती है कुछ नहीं आती, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा है कि फिंगर टिप से जो चीज महसूस होती है तो वो पल्पिटेशन में आती है। और तो अस्कल्टेशन में सर वो बात बिल्कुल ठीक है हुदा, आपकी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए अब मेरी बात सुने आप, just close the topic right now. We have facing a problem of voice, we will discuss it next lecture. So I request to all of you, keep your question with you on your next lecture, we will discuss it, no issue at all. मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि आज मेरे पास हैंड फ्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और मेरा अपना लैपटॉप नहीं है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यस सर। ओके सर।
किसी भी चीज को किसी भी स्टूडेंट के ऊपर बात करके आप लोगों ने किसी का नाम हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ओपन फोरम दिया है अपनी क्लास के अंदर कि आप अपनी डिस्कशन जो सी है वो किया करें, क्योंकि वी आर हेयर टू रन टुगेदर। कि हमने किसी को इंशाल्लाह। स्नब करके, ठीक है, या किसी को हाईलाइट करके लर्निंग नहीं लेनी है। हमने जी सर। लर्निंग लेनी है एज ए टीम, एज ए ग्रुप, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज किसी का नाम हाईलाइट मत करना, ठीक है। मेराज साहब ने बिल्कुल सही बताया था। कुछ उनकी मैंने वर्डिंग सुनी थी, उसमें डिस्टॉर्शन आ गई थी, लेकिन उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक की थी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। यस। सो ये ओपन फोरम आप लोगों को इसीलिए दिया जाता है ताकि आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और आपके जो सर मैं जरा थोड़ा सा पार्टिसिपेट, भाई ने भी ये पूछा है ऑस्कल्टेट सर ये क्वेश्चन ना किया गया था ऑस्कल्टेट के बारे में। ऑस्कल्टेट इज लिसनिंग बाय ईयर्स। जब आप किसी भी पल्स को बाय ईयर बाय स्टेथोस्कोप सुनते हैं तो दैट इज ऑस्कल्टेटिंग। और जब आप उसको फील कर रहे होते हैं बाय हैंड, दैट इज पैल्पिटेशन। ठीक हो गया। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। ओके, वी विल Thank you. क्लोज द Welcome, क्लास sir. एट द मोमेंट। वी विल डिस्कस दिस ऑन नेक्स्ट इंशाल्लाह, ठीक है जी। इंशाल्लाह। जी आप अल्लाह काइंडली हाफिज। 15 मिनट्स के अल्लाह हाफिज 15 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिए क्लास, मैडम सदफ ले लेंगी।